अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज कार्ड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान गजल अशरफ अमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का कयाम अमल में लाया गया। इजलास बुलाए गए, जलसे हुए, जुलूस हुए, मुल्क भर में घूमे फिरे और वही रवायती नारों और दावों के साथ पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने अपनी राहें अलग कर ली और यूं पीडीएम का शराजा बिखर गया। नाज़रीन, कश्मीर इंतखाबात के बाद पीटीएम एक मरतबा फिर मुतहरक हुई। मौलाना फजल रहमान ने राबिते तेज कर लिए और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीएम का सरबराही इजलास बुलाया गया। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कराची में पीडीएम का पावर शो हुआ, जिसमें हुकूमत तो नहीं अलबत्ता पीपल्स पार्टी को तनकीद का खूब निशाना बनाया गया। बिलावल को अपनी कश्ती डूबती नजर आई तो कारमान समेत साउथ पंजाब के दौरे पर निकल गए। वहां पर भी अवाम की तकदीर बदलने के ख्वाब खूब दावे किए। इस दौरान भी जब उनकी दाल ना गली तो एक मरतबा फिर पीडीएम का हिस्सा बनने का ग्रीन सिग्नल देते हुए शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया और मुलाकात की ख्वाहिश का जाहिर कर दी। अब यहाँ सवालात पैदा हो गए हैं, क्या बिलावल की कश्ती सिंध में डूब गई? आखिर मुल्क में हुकूमत करने वाली जमात एक सूबे तक महदूद क्यों हो गई है? क्या बिलावल वापस आ रहे हैं पीडीएम में? अगर हाँ तो दीगर जमातें को एतराज तो नहीं होगा, अगर नहीं तो क्यों? क्या वो गालियां और गालम बलोच, वो एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, ये सब भूल चुके? क्या पीपल्स पार्टी के आने से पीडीएम मजीद मुस्तहकम हो गई है? क्या जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो अहदाफ बताए गए थे, वो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे आगा साजिद शाह साहब, हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे और इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इम्तियाज हुसैन, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से उनसे ये भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उनका तजिया लेंगे कि क्या जो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो है, अपने अहदाफ को हासिल क्यों ना कर सका। इसके साथ साथ क्या अब पीडीएम जो है वो हुकूमत को टफ टाइम तो नहीं दे रही। इसी के साथ साथ अगर जो गालियां और जो गालम गलोच एक दूसरे पर लफ्जी गोला बारूदी ये सब भूल चुके हैं, कि आप पीपल्स पार्टी के आने के बाद पीडीएम मजीद मुस्तहकम तो नहीं होगी? इस हवाले से भी उनसे जानेंगे, इनसे उनका तजिया जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आज प्रोग्राम में आगा साजिद शाह साहब और इम्तियाज हुसैन, डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ाइज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। उनका तजिया भी जानेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में बात होगी कि पीडीएम में आने से पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, पीपल्स पार्टी जो है वो क्या करेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी पूछेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी की पीडीएम से जो वापसी है उससे दीगर जमातों को कोई एतराज होगा या नहीं, और अगर होगा तो क्यों? इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसके साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है स्काइप पर आगा साजिद शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले की से जो पावर शो किया गया कराची में, उस हवाले से भी बात होगी। बिलावल को राब्ते की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो वापस तो पीडीएम का हिस्सा नहीं बन रहे? इसके साथ साथ क्या पीडीएम जो है वो हुकूमत को अब टफ टाइम दे रही है या नहीं? अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आगा साजिद शाह साहब ने, जो कि सीनियर तजिया निकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके कीमती वक्त का। और सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अहदाफ क्यों हासिल कर ना सका, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बार फिर एक्टिव होने जा रही है और बड़ी अजीब सी बात है जो सिचुएशन जा रही है। पिछले 3 साल गुजरे हैं और 2020 में फजल रहमान साहब की जानिब से ये काविशें थी, उनकी कोशिशें थी और ये कोशिश करके पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई और उसका मकसद सिर्फ ये था कि तमाम जमातें मिलकर किसी भी तरीके से हुकूमत को गिरा नहीं सकते तो कम से कम टफ टाइम जरूर दें, ऐसे आजाद ना छोड़ें। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तमाम पार्टीज के अपने अपने मफादात और नजरियात हैं, ये कभी भी एक पॉइंट पर ना इकट्ठा हो सकते हैं, ना इकट्ठा होना चाहते हैं। अब इस वक्त लेटेस्ट जो चीज कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनी हुई है वो इसी के ये साथ बनी सर हुई हमें है। ज्वाइन किया है डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ाइज साहब ने, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही मेरी आवाज? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। सर, आज प्रोग्राम में हम पीडीएम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अहदाफ क्यों हासिल ना कर सका? जी, उसमें आपको पता ही चल गया कि इनके
एक्चुअली जो दो चीजें थी सबसे पहले, एक तो इसके अंदर चूंकि रूह रहमान फजल रहमान साहब थे, मौलाना फजल रहमान, और मौलाना फजल रहमान आपको पता ऑलमोस्ट इरेलीवेंट बन चुके हैं क्योंकि वो असेंबली के अंदर भी नहीं है, इलेक्शन हार चुके हैं अपना, और उनकी अगर सीटें हैं भी उनकी पार्टी की तो बड़ी लिमिटेड सी सीटें हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि PMLN की तरफ से ये डिमांड थी और मौलाना फजल रहमान की तरफ से डिमांड थी कि जो पहले इस्तीफे दे दिए जाए, आपको याद होगा उसमें उन्होंने कहा था जी कि इस्तीफे दिए जाए असेंबलियों से और उसके बाद नए इलेक्शन पे जाया जाए। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है एक ऐसी दूसरी बड़ी जमात है अपोजिशन के अंदर जिनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और वो किसी भी सूरत में सिंध में अपनी हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनकी जो मेजोरिटी लीडरशिप है वो सिंध से बिलोंग करती है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, जफर क्या नाम उनका, आप क्या लेके बहुत सारे जो लीडर हैं आपके पीपल्स पार्टी के, वो सारे वहां से बिलोंग करते हैं। मुराद अली शाह को ले लें, कायम अली शाह को ले लें, तो ये वहीं से हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सिंध के अंदर उनकी हुकूमत हो। अभी भी आपने देखा कि 2 साल उनके पास पड़े हैं अभी, और सिंध के अंदर वो अगर परफॉर्म करना चाहते तो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जो 2023 का होगा उसकी वो तैयारी कर सकें। अब इस सूरत में मेन इख्तलाफ यही है क्योंकि जो PMLN, अच्छा वो कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाया जाए, तो सबसे पहले पंजाब को टारगेट उनका करें क्योंकि वहां पे PMLN की मेजोरिटी है, मतलब मेजोरिटी तो नहीं है लेकिन काफी सीटें, अगर वहां पे वो कोशिश करें तो वो कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकल सकता था। लेकिन उसके ऊपर फिर ये कि PMLN ने कहा कि नहीं, सबसे पहले रिजाइन किया जाए, जिसके ऊपर इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया। और दूसरी चीज ये बनी कि आपने देखा कि PMLN के जो लीडरशिप है मियां नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, वो लंदन में बैठे हैं, ही कंफर्टेबल थे, और वहां से बैठ के वो आप देखिए कि तकरीरें भी कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर भी, PDM की मीटिंग्स के अंदर भी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको एक मीटिंग के अंदर जो PDM की सेंट्रल मीटिंग थी, इसकी मरकजी लीडरशिप थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मियां साहब पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके आप जद्दोजहद करें, हमारे साथ मिलकर हम आपके साथ खड़े हैं। तो वहां से इनका इख्तलाफ हुआ। अब PMLN जो है उसके अंदर बेसिकली आप देखिए 2 हिस्सों में बटी हुई PMLN भी, एक सोच और आप क्या लें नैरेटिव है मियां नवाज शरीफ साहब का और उनकी बेटी जो है मरीम नवाज का, दूसरा है शहबाज शरीफ साहब का। अब शहबाज शरीफ जो है वो थोड़े फ्लेक्सिबल उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स द इश्यूज, वो कहते हैं बातचीत करके तो आगे बढ़ा जाए, वेयर एज के ये जो कन्फ्रंटेशन की जो आप कह लें कि नैरेटिव है वो मरीम नवाज का है और PMLN के जो लीडरशिप है वहां पे जो कायद है उनके नवाज शरीफ साहब का, तो आपस में भी इनका कोई कंसेंसस नहीं हो सका। अब सिचुएशन ये है कि एक एक स्ट्रीमलाइन पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो PDM से निकल गई, फिर ANP भी निकल गई। ANP में आपको पता है वोट बैंक अच्छा खासा है KP के अंदर, तो इस सूरत में आपस में इनका इत्तेफाक ही नहीं है, यानी अपोजिशन जो है एक पेज पे नहीं है, इस वजह से ये अपना जो इमेज है वो कायम नहीं कर सकी। अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि अपना थोड़ा इमेज बनाए, और कराची में एक जलसा भी किया है, अब लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है। अब इसके ऊपर आप देखिए कि जो शहबाज शरीफ जो हैं वो अब थोड़े एक्टिव हुए हैं। ये बड़ी अजीब सी पॉलिसी बनाई हुई है, गुड कॉप और बैड कॉप वाली ना, कि कभी मरीम नवाज आगे आ जाती हैं और मरीम नवाज जो है वो काफी अग्रेसिव स्टांस होता है उनका, और कभी वो चुप करके बैठ जाती है 10-15 दिन के लिए और शहबाज शरीफ साहब सामने आ जाते हैं और वो बड़ा नरम चलते हैं और बीट विद द लाइन चलते हैं। अब बिलावल के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इनका आपस में कंसेंसस हो सकता है, क्योंकि दोनों की फिलॉसफी डिफरेंट है, दोनों के पार्टियों का जो भी आप कह लें कल्चर जो वो डिफरेंट है, दोनों के हाँ एक टारगेट इकट्ठा है, वो ये है कि भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से अपनी लीडरशिप को कैसे बचाया जाए। वो दोनों पार्टी का टारगेट वैसे एक ही है अगर देखें ना। तो अब ये सिचुएशन है कि इस वक्त PDM जो है आगे नहीं बढ़ सकी। और मैं ये आपको बता दूं कि अगर PDM जो है इन्होंने आपस में इत्तेहाद ना किया और इसके बाद अपना जो आवाम के अंदर अपना जो आप कह लें रसूख जो है या अपना इन्फ्लुएंस जो है वो ना बढ़ाया, तो मैं जो देख रहा हूँ जो अगले 2 साल रह गए PTA की गवर्नमेंट के, इस दौरान मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाना है। और ट्रायल कोर्ट्स जो है अकाउंटेबिलिटी के, वहां पे आपने देखा होगा कि वो ट्रायल चल रही है दोनों की लीडरशिप, उधर आसिफ अली जरदारी और उनके बाकी लीडर्स हैं, इधर PML की लीडरशिप है जो सारी मेन स्ट्रीम लाइन, जिसके अंदर खाकान अब्बासी भी हैं, जिसके अंदर एहसन इकबाल भी हैं, इनके सबके खिलाफ रेफरेंस जो है अंडर ट्रायल है। और मुझे ये लग रहा है, ये दिस इज माई आप कह लें एनालिटिकल असेसमेंट और फोरकास्ट, कि ये हो सकता है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर स्पीड के साथ ट्रायल हो जाए और इनमें से जो टॉप लीडरशिप है उनको सजाई ना हो जाए। अगर सजाएं होगी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर 2023 का जो इलेक्शन होगा उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद है शाह साहब भी, हमें हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ, उन्होंने हमारे साथ मौजूद है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब भी PDM जो है वो टफ टाइम देने की मूड में है?
बिल्कुल गजल, मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, यहाँ तक कि चूंकि मैं लॉयर भी हूँ और इन चीज़ों को कुछ लीगली भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से लॉ में रिलैक्सेशन मुल्जमान को मिल जाती है। सम टाइम वो पब्लिक की नज़र में होता है कि शायद अदालतें उस तरफ झुक गई हैं या पार्शली कुछ चीज़ें चल रही हैं। हाँ, टू द सम एक्सटेंट कह भी सकते हैं, बट लॉ में इस कदर गुंजाइश है, इस कदर रिलैक्सेशन इलास्टिसिटी मौजूद है कि महसूस होता है कि शायद कुछ पार्शली चीजें चल रही हैं। बहरहाल, जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि आने वाले टाइम में हो सकता है अकाउंटेबिलिटी की स्पीड इस कदर बढ़ जाए कि सजाएं भी हो सकती हैं, और उसके बाद चूंकि डिसीजन लेना है कि किसने इलेक्शन में कहाँ जाना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जिनका एक सिस्टम के साथ गिव एंड टेक होगा, तय होगा, तो फिर वो ही आगे जा सकेगा। सवाल आपने किया कि क्या पीडीएम टफ टाइम दे सकती है। बात ये मैंने बात पहले भी शुरू की थी, तो इस वक्त मैंने कहा था कि इस वक्त मफादात का बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से ये पार्टीज हैं, ये आपस में इकट्ठी हुई, इनके आपस में इत्तेफाक नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। मफादात का मसला है। शुरू में एक पार्टी ने कहा कि हम इनको गिरा देते हैं, फिर इत्तेफाक नहीं हो सका कि ये सियासी शहीद ना हो जाएं, ये अगले इलेक्शन में दोबारा हम हमारे सामने आके ना खड़े हो जाएं कि हमें टेन्योर पूरा नहीं करना दिया गया, वरना हम तब्दीली का नाम लेकर आए थे तो हमने ये कर देना था, ये कर देना था, ये कर देना था। अब इन्होंने 3 महीने की बजाय 3 साल गुजार दिए, 3 के बाद अब वो 5 साल भी हो सकता है कंप्लीट, और यकीनन कंप्लीट कर लेंगे इस वक्त तो जो सिचुएशन नजर आ रही है। तो फिर देखना है कि इन्होंने डिलीवर क्या किया। तो सियासी शहीद होने से बचने के बजाय इनकी कारकर्दगी के बाद पीडीएम के जो इस वक्त सीनियर लोग हैं, जिसमें सीनियर पार्टीज की बात करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी खास तौर पे, चूंकि फजल रहमान फारिग है आजकल और उनके साथ शायद हुई है या बहुत एक अरसे के बाद वो हुकूमत में नहीं है और वो फारिग है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कम बैक करने की। लेकिन ये सीनियर जो पार्टीज है, इनकी अपनी एक मफादात की जंग है, ये एक दूसरे को भी यकीनन नहीं आने दे रही। लेकिन इस वक्त इनका टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से सियासी शहीद ना होने दिया जाए, इनके मुंह पर यानी पीटीआई की हुकूमत के ऊपर इन्हीं का तमाचा मारा जाए कि ये किसी तरीके से आपस में फटे, इनके फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने हैं, आपस में इनके करप्शन के केसेस खुले। और यकीनन हर गवर्नमेंट के जाने के बाद कुछ चीजें सामने आती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रावलपिंडी का रिंग रोड वाला मामला सामने आया, कुछ और ऐसी चीजें छुपी है, बहुत सारी चीजें खुलने जाएंगी आस्ता आस्ता। तो इस वक्त ये समझता हूँ कि पेटीएम तो टफ टाइम देने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी आपस की ना इत्तेफाकी शायद इनको उस टारगेट को अचीव करने में नाकाम रहे। अगर ये किसी थोड़ी बहुत भी कामयाब होने की कोशिश करते हैं या कामयाब हो रहे होंगे, तो फिर एक दफा फिर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा, जिसके बाद ना इत्तेफाकी एक दफा फिर सर उठाएगी और फिर ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और ये टेन्योर पूरा होगा। अभी तक ऐसे हालात है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल ये उसी चीज का हिस्सा है, क्योंकि आपको शायद आइडिया होगा 4 दिन कबल बिलावल भुट्टो ने जब तकरीर की एक छोटे से जलसे में, तो उन्होंने यही बात की कि हमें हर दफा पीडीएम की तरफ से धोखा दिया जाता है, हमने अपनी राहें अलग कर ली, फैसला खुद करेंगे। फिर उसके बाद इनका टेलीफोनिक राब्ता परसों होता है और उसके बाद एक दूसरे के लिए नर्म गोशा दिखाया जाता है और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखी जाती है। फिर ये हुआ कि कल जब पावर शो किया गया है सिंध में एक दफा फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो वहां पर भी यही शो दिखाया गया कि अगला वजीर आजम ज्याला होगा। अब वक्त से पहले ये बात करना, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो क्या उनको ग्रीन सिग्नल मिला है, ऐसी कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि इतने यकीन के साथ अगर वो ये कहते हैं कि हमें यकीन है कि हम जीतेंगे, हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं एंड सो हालात वाकयात कुछ बनते हुए नजर आते, तो और सिचुएशन थी। लेकिन इस तरीके से अचानक से अनाउंसमेंट कर देना कि अगला वजीर आजम ज्याला होगा, तो ये जाहिर है एक सोचने की चीज है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से ओपन अनाउंसमेंट करना इलेक्शन कैंपेन का जरूर हिस्सा है, लेकिन जब एक तरफ आप नून लीग से बात करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप पीडीएम को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, और अपने इलेक्शंस में आप ये नहीं कहते कि हम जमहूरियत जीतेगी, हक जीतेगा, कैंपेन जीतेगी, जिसने डिलीवर किया वो जीतेगा, वो ये कह रहे हैं नहीं ज्यादा होगा, तो आप इत्तेफाक की बात, इत्तेफाक आपको उस वक्त याद आ जाता है कि जब आपने मिलकर पीटीआई को गिराना है, उनको टफ टाइम देना है, और जब आपने बात कर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से तो आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेना है। तो ऐसे में पीडीएम कैसे चल पाएगी? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जो पावर शो किया गया उसमें ये नून लीग को खुशगवार गुजरी होगी? यकीनन नागवार गुजरी है ये बात।
उनको खदशा भी लाक है कि शायद कोई सिग्नल उनको मिल रही है, या उनको ये भी लाक है कि आने वाले टाइम में पीडीएम को एकदम से छोड़ के अपनी राहें एकदम से एक दफा फिर अलहदा कर सकते हैं। तो इतनी आसानी से ये एक दूसरे के लिए अंदरूनी तौर पर इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से सिस्टम को हिलाने की, सिस्टम को गिराने की। लेकिन मैं तो सारी बातों का एक ही जवाब देता हूं कि देखिए, अगर ये 5 साल चुप करके खामोशी से बैठ जाए तो इलेक्शन कैंपेन, तो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए पलट के झपटना, झपट के पलटना, खून को गर्म रखने, बार ये चीज रिपीट करता हूँ। और ये सिर्फ मकसद यही है ताकि हम जिंदा रहें, हमारी हमारी यादें रहें, लोग हमें भूल ना जाएं। तो कभी ये पीछे हट जाते हैं, कभी ये आगे फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, कभी अब इलेक्शन इस अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इनको धोने की कोशिश की जा रही होती है। तो कुछ देखे पार्टी की और नून लीग की करप्शन की जो कहानियां हैं, इसमें मैं नहीं समझता कि 100% सच्चाई होगी, लेकिन चले 50, 60, 70% कुछ तो सच्चाई है ना। तो ये सच्चाई है। इसके बावजूद जियाले भी मौजूद हैं, नून लीग के जो सरगर्म रुकन है वो इसको किसी सूरत मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर ये किस तरह होगा सारी चीजें। तो इसके बावजूद ये इलेक्शन कैंपेन में आगे बड़ी ढिठाई के साथ, आगे यकीन के साथ कहती है कि हमारे केसेस सिर्फ सियासी केसेस हैं और हमें कुछ नहीं होने वाला और हमने बनना। और पहले 70 साल की हिस्ट्री में हम देख रही है कि ये सारी चीजें रिपीट होती आ रही है और ये सारी चीजें चल चुकी हैं, उसके बावजूद दोबारा से हुकूमतें कायम होती हैं। तो ये जो आप पीडीएम टफ टाइम देगी हुकूमत को, हाँ टफ टाइम जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही टफ टाइम का रिएक्शन आएगा तो फिर मामला फिर एक दफा बैठ जाएंगे और 5 साल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल को राब्ते की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो वो बिलावल है वो वापस पीडीएम का हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नहीं, ये बात नहीं। एक्चुअली मसला ये है कि पहले जो राब्ता की कोशिश जो की गई थी वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की गई थी। आपको याद होगा कि जो इमरान खान है उन्होंने एक खत लिखा है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को बीइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन एक खत लिखा था। उसके अंदर उन्होंने इनवाइट किया था कि आप हमारे साथ बातचीत करें, हमारी पार्टी के साथ, ताकि हम इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म कर सकें और इलेक्शन को फेयर एंड आप कह लें कि हर तरह की जो आप कहते हैं जो उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं रिगिंग के, उससे आज़ाद करें, उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो इस्तेमाल है बैलेट्स के लिए, उसका भी मेन जो उसके अंदर था वो। अब इस सिलसिले में जब लेटर लिखा तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि उन्होंने एक तो पीडीएम के अंदर जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ उन्होंने राब्ता किया और राब्ता कर रहे हैं, उनके साथ इसके ऊपर मशवरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ भी ये चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया जाए ताकि एक पेज पे हम आ जाए और हमारा जो इसके ऊपर मौकफ हो वो आप कह लें कि इकट्ठा हो, एक जैसा हो। इसके ऊपर एक आप कह लें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी बात की थी पहले इनसे बिलावल भुट्टो जरदारी से, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रेसिप्रोकेट किया जो मेरी इत्तलात के मुताबिक। अब इसमें चूंकि दोनों ही अपोजिशन पार्टीज हैं और मियां शहबाज शरीफ की कोशिश है कि पीडीएम के अंदर किसी तरीके से इनको पीपल्स पार्टी को वापस लाया जाए, क्योंकि ये मियां शहबाज शरीफ जानते हैं कि जब तक पीडीएम के अंदर तमाम अपोजिशन नहीं ना आएगी, स्पेशली मेन स्ट्रीम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन की, वो अगर सारी इकट्ठी नहीं होती, जैसे कि अगर ये आ जाते हैं, इसके साथ अगर एएनपी भी आ जाती है, तो पीडीएम की स्ट्रेंथ आपको याद है जब पहले पीडीएम मूव कर रही थी और इकट्ठे करते ये 11 पार्टियां थी उस वक्त, तो उसकी मूव जो थी काफी एक्टिव थी। आपने देखा कि उनके जलसे बड़े कामयाब हुए और उसके बाद जो उनका लॉन्ग मार्च बिल्कुल करीब था और उसके लिए हुकूमत काफी फिक्रमंद थी और काफी आप कह लें अपना इम्पैक्ट छोड़े थे उसके ऊपर, और बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए, तमाम सूबों के अंदर किए, तमाम बड़े शहरों के अंदर किए। तो वो जब तक इकट्ठी स्ट्रेंथ ना हो, आपने देखा कि सिंध में अगर देखे तो पीपल्स पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध रूरल के अंदर वो सबसे बड़ी पार्टी है, लीडिंग पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ सीटें हैं जो जीडीए के पास है और शहर के अंदर आप कह लें कुछ पीटीआई के पास है या एमकेएम के पास है। अच्छा, पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी की इतनी सीटें तो है ही नहीं, इसमें यहाँ तो ऑलमोस्ट साफ ही होगी, लेकिन फिर भी जाहिर एक पार्टी है, उसकी फॉलोइंग है, वर्कर स्ट्रेंथ है, स्ट्रीट पावर इनके पास है, इनके पास अच्छे लीडर है पंजाब के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के पास कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे बंदे इनके पास हैं। तो इस लिहाज से एतजाज हसन यहाँ पे हैं, आपने देखा लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अकल का मुजाहरा किया जा रहा है, मेरा विजडम की बात ही है कि सारी पार्टियां जो इकट्ठी की जाए, क्योंकि एक्चुअली मिस हैंडल किया था, आपने देखा होगा कि पीएमएलएन और इसमें खास पीएमएलएन ही थी जिसमें ज्यादा बात चलती थी उस वक्त मरियम नवाज की, उन्होंने शो का नोटिस कर दिया, आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को,
और शोक उनसे जवाब तलब कर लिया। हालांकि पार्टियों के अंदर तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता इस तरह का ना, ये कोई मुलाजम तो नहीं होते ना ही कोई मिसकंडक्ट होती है। पार्टियां तो जो होती है उनका अपना तशख्खुस बरकरार होता है। वो जो जो इत्तेहाद बनते हैं, जैसे ये अलायंस बना हुआ है, तो वो बनते हैं एक खास पर्पज के लिए। बेसिकली पार्टियां जो उनकी अपनी ही पॉलिसी होती है, अपना ही मंशूर होता है, अपना ही फलसफा होता है, उसी को वो टो कर रहे होते हैं। तो एक तरह से कन्फेडरेशन सी बनी होती है ना जब इत्तेहाद बनते हैं। तो इन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश। अब बहरहाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महसूस कर रही है, मैं समझता हूँ। उनको पता है कि अब इलेक्शन की तैयारी तकरीबन आप कह ले 2 साल तो ना कहे बल्कि 1 साल के ना, क्योंकि आखिरी साल जो तो इलेक्शन की तैयारियों में लग जा रहा है। पहले 1 साल बच गया है पीटीआई के पास। अब इस 1 साल के अंदर ये इलेक्शन मोड में जाना चाहते हैं अपोजिशन वाले एक्चुअली ना। ये जो जलसे उन्होंने शुरू कर दिए हैं, ये जो लॉन्ग मार्च की बात की है, अब लॉन्ग मार्च जो है जब तक पीपल्स पार्टी उसके अंदर नहीं आएगी, अगरचे मौलाना फजल रहमान जो है उनके पास मदरसे भी हैं, उनके पास एक खास उनका मसलक है, वो बंदे तो इकट्ठे कर लेते हैं जैसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद में कर लिए थे। लेकिन उनके साथ जो लोकल अवाम थे, आपको याद होगा वो जो उस वक्त धरना दिया था फजल रहमान साहब ने, वो उसके अंदर ना इस्लामाबाद से कोई शहरी शामिल हुआ था, क्योंकि मैं खुद वहां पे जाता रहा, देखता रहा देखने के लिए जरा। तो उसमें मैंने देखा कि लोकल बंदा कोई नहीं था उसके अंदर, लोकल वर्कर्स भी नहीं थे। ये जो पार्टी के मुख्तलिफ जो लीडरशिप आती थी उस वक्त हालांकि सारे इंटैक्ट थे, तो ये वक्ती तौर पे आते थे, आगे तकरीर करके हल्की फुल्की चले जाते थे। उस वक्त चंद इनके वर्कर्स भी वहां पे आ जाते थे उस वक्त नारे शारे मारने के लिए, लेकिन बाद में चले जाते। वो धरना ऑलमोस्ट अकेला ही किया फजल रहमान साहब ने, और इसी वजह से वो नाकाम भी हुआ था। तो बहरहाल अब ये है कि इनको एक इस चीज का एहसास हो रहा है। दूसरा मैंने जैसे अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा पीडीएम में वापस आने से? मेरी गुजारिश सुने, उसमें एक चीज है ना, उसमें सर्वाइवल की बात है। मैंने जैसे जिक्र किया ना कि ये जो आपको याद होगा, ये शेर रशीद अहमद ने भी एक बयान दिया है इसके ऊपर ना, कि ये जो नेब का जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का जो ट्रायल हो रहे हैं, ये जो अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट होने के इम्कान हैं। अब ये जो बयान है ये इनके लिए काफी आप कह लें मैटर ऑफ कंसर्न है। और चूंकि दोनों के स्टेक्स हैं, अब बड़ी टॉप लीडरशिप अगर पीपल्स पार्टी की भी फारिग हो जाती है ट्रायल में, अगर उनको सजाएं मिल जाती हैं और पीएमएलएन की भी हो जाती है, तो फिर कौन रह जाएगा मैदान के अंदर? ठीक है ना। तो उसमें इनका अब दोनों का इसके अंदर इंटरेस्ट है कि कोई ना कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि गवर्नमेंट को एंगेज किया जाए, गवर्नमेंट को डिफेंसिव किया जाए, उसकी तवज्जो हटाई जाए इस चीज से, ताकि ये जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, ट्रायल्स का, ये 2023 या जब भी इलेक्शन होते हैं, जनरल से इलेक्शन थोड़ा पहले भी हो सकते हैं बहरहाल, लेकिन अब चूंकि मौजूदा हालात जो अफगानिस्तान में बन गए, इसलिए इलेक्शन जल्दी होने का पहले इम्कान था, अब मुझे कम लग रहा है। उसकी वजह कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस खिते के अंदर बड़ी बढ़ गई। तो इस लिहाज से हेलो जी आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इनके इंटरेस्ट में है, अगरचे इनका अब जितने का इन्होंने अपने आपको एक दूसरे को जख्मी कर लिया है बयान दे के, आपने देखा बड़े सख्त बयान दिए हैं दोनों तरफ से, और टॉप लीडरशिप की तरफ से बयान दिए गए। मिसाल के तौर पे आप क्या लेके ये मरियम नवाज जो टॉप लीडरशिप में लेके आते हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ की वो बेटी है, जब वो बात करती तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ कह रहा है। इसी तरह इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े सख्त बयान जो है पीएमएलएन के लीडरशिप के खिलाफ देते रहे हैं, तो वो भी समझ लेके आसिफ अली जरदारी कह रहे एक तरह से। तो बल्कि अपनी मैं समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनकी अपनी भी एक स्टेटस उनका बन चुका है अपनी पार्टी के अंदर। आप देख लें कि इस वक्त वो ऑलमोस्ट लीड कर रहे हैं। जो आसिफ अली जरदारी है वो बैक फुट पे बैठ के या साइड पीछे बैठ के उनको गाइड शाइड कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे वही खेल रहे हैं। और ये जितने भी इलेक्शन कैंपेन पीछे भी हुई है, आजाद कश्मीर के अंदर हुई है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुई है, तो इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के दोनों तरफ से, इधर से मरियम नवाज, उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कैंपेन की है। ये फुली अब ट्रेंड हो चुके हैं, काफी हद तक ट्रेंड हो चुके हैं। इनकी बातों में भी आप देखिए थोड़ा सा बेहतरी आ गई है, थोड़ा ज्यादा पॉलिश लगते हैं इस लिहाज से। तो इन दोनों का इसके अंदर इंटरेस्ट है कि ये क्योंकि पाकिस्तान जो है, मैं आपको बता दूं, ये जो हालात चेंज हुए अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इंपोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, इस खिते की इंपोर्टेंस बढ़ गई है, अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी, चाइना के लिए भी। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तानी था जो आइसोलेशन में चला गया था और इंडिया छा रहा था। अब इंडिया आपने देखा आउट हो गया वहां से, अफगानिस्तान से। इसलिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसकी अहमियत बाहर की जो लीडरशिप है दूसरे मुल्कों की, उनकी नजर में बढ़ गई है। जिसका फायदा इमरान खान साहब उठा सकते हैं, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, जिसका आपने देखा इशारे बड़े अच्छे आ रहे हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है। और अगर ये महंगाई को कंट्रोल कर जाते हैं और महंगाई को थोड़ा कम कर देते हैं, और जिसमें आप देखिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अब इन्होंने थोड़ी कमी शुरू कर दी है, आल्दो ज्यादा कर सकते थे, लेकिन उस तरफ ये चल रहे हैं। आप अगर ये 1 साल परफॉर्म कर गए
तो मैं ये समझता हूँ कि अगले जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर साथ वो फैक्टर भी अगर आ जाता है तो अकाउंटेबिलिटी ट्रायल्स जो है उसके फैसले आ जाते हैं, तो ये दोनों ही पार्टियों को बड़ा डैमेज करेगा। और अगर इनकी टॉप स्लॉट लीडरशिप जो है वो उसमें से साफ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, तो आप समझ लें कि ये पार्टियां समझ लें प्रैक्टिकली खत्म हो जाएंगी, बल्कि टूट फूट का शिकार हो जाएगी, अलग ग्रुप बन सकते हैं इनके अंदर। ठीक है ना जी? अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने डॉक्टर साहब को तो सुना होगा, तो मुझे ये बताइए कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ जाती है तो बाकी जो दीगर जमातें हैं क्या उनको कोई इशू नहीं होगा? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू करूंगा। मैं यहाँ तक तो एग्री कर रहा था इस बात से कि अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, और अकाउंटेबिलिटी आने के बाद जैसे पीडीएम एक प्लान करके बैठी हुई है कि पीटीआई को टफ टाइम दिया, तो पीटीआई भी प्लान करके बैठी है कि हमने रिएक्शन कैसे देना है। लेकिन एक चीज तय है, जैसे समझते हैं कि शेख रशीद साहब ने इशारा दे दिया 2 साल में ये चीजें फाइनल हो जाएगी, और आगे मैं समझता हूँ इतने बच्चे नहीं हैं ये हुकूमत, इतनी बेवकूफ नहीं है, या इनके पीछे जो कुछ हाथ हैं या जो उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इंटरनेशनली भी प्रेशर है, फोकस है, हर चीज को इनको ख्याल रखना है। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम ऐसी कोई सिचुएशन है कि इतनी जल्दी जल्दी ये फैसले आ सकेंगे। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि खदशा जाहिर किया कि ये अगर टॉप लीडरशिप को सजाएं हो जाती हैं, लाइक अगर उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है, डेथ पनिशमेंट्स हो जाती हैं, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स हो जाती है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस वक्त से बचने के लिए ये इत्तेहाद और इत्तेफाक कर रहे हैं और टॉप लीडर की बात कर रहे हैं। मेरी जाती राय है कि ऐसी फिलहाल कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता मुल्क में हंगामा आराई हो सकती है, आग लग सकती है। आपको याद होगा 2007 में जब बेनजीर भुट्टो के साथ ये मामला हुआ तो वो सिंपैथीज तो जरूर थी, और वो लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि एक बहुत बड़े टेन्योर के बाद 10 साल के बाद, ऑलमोस्ट 9-10 साल के बाद जमहूरियत वापस आई थी और वो डिरेल होने दोबारा जा रही थी और खदशात थे। लेकिन जियाले या इवन बाकी जो दूसरी पार्टीज के लोग थे वो भी बाहर निकले, उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया। तो ऐसी सूरत में अब वो दौर नहीं रहा जो भुट्टो साहब के दौर में जब खामोशी से उनको फांसी लटका दी गई, उनको तख्तादार पर लटका दिया गया था। ऐसे वो टाइम अब बाकी नहीं रहा। अब इस टाइम सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। जो सोशल मीडिया है इस वक्त, उस वक्त लोगों को जब तक पता चलता था उस वक्त तक सर से पानी गुजर चुका होता था। अब एक एक सेकंड की खबर दुनिया में घूम रही है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि हुकूमत, हाँ, उनको दिखा दिखा के डराएंगे जरूर, उनको 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 घबरा परेशान जरूर करेंगे ताकि वो एक लिमिट्स में रह के अपनी कैंपेन करें, या एक जो सियासी तरीका होता है हुकूमत का, हुकूमत चूंकि पावर में होती है, वो उनका अपने एक पत्ता कह सकते जरूर है, लेकिन इस पत्ते को मुकम्मल तौर पर किसी भी सूरत पीटीआई गवर्नमेंट खेलेगी नहीं। क्योंकि अगर मुल्क में आग लगती है तो वो टोटल जो जिसे कहते हैं रिकॉर्ड किसका बनेगा, वो पीटीआई का रिकॉर्ड बनने जाएगा कि पीटीआई ने आखिर में पैदा कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होगी। जहां तक आपने बात की है पीडीएम में बिलावल भुट्टो के आने की बात, तो जाहिर सी बात है पीडीएम को उसका बहुत बड़ा फायदा है। एक बड़ी पार्टी है, एक मेजर पार्टी है, अगर पीडीएम में शमूलियत इख्तियार करती है और अगर वो वर्किंग होती है तो स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाती है, और जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उसके बहुत सारे आप पार्लियामेंट के अंदर भी उससे फायदा उठा सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स में भी उसको फायदा उठा सकते हैं। आप ये देखें कि इस टाइम जेएसयूआई या एएनपी है, वो चूंकि छोटी जमातें हैं एज कम्पेयर टू नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर वो अकेले रह जाते हैं, क्योंकि पहले नून लीग ने भी कई दफा इसमें नाराजगी का इजहार किया है, तो वो अकेले रह जाते तो उनके आपने देखा कि जैसे ही पार्टीज ने साइड इख्तियार की अपने मफादात की वजह से, अकाउंटेबिलिटी के खौफ की वजह से या धोखाधड़ी की वजह से, तो आपने देखा कि पीडीएम की जो मूवमेंट थी वो तकरीबन खत्म हो गई थी, वो तकरीबन साइड पे हो गई थी, वो तकरीबन अंडरग्राउंड हो गई थी, वो अंडर डिस्कशन रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने कमबैक किया, पहले नून लीग ने कमबैक किया, फिर पीपल्स पार्टी ने उसको सेकंड किया और दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन ये इनकी बका यानी पीडीएम की बका जो है वो यूनिटी में है, इनकी स्ट्रेंथ में है, जिसके बाद ये पीटीआई को टफ टाइम देकर अपनी अकाउंटेबिलिटी से नजर हटाने की कोशिश कर सकते हैं और इलेक्शन कैंपेन को। सर आपने कहा कि पीटीएम को बहुत बड़ा फायदा है, तो आप नहीं समझते कि जो पीडीएम पे इल्जाम लगाए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या पीडीएम उन इल्जामात को भूल जाएगी? देखिए, मैं तो हर बार कहता हूँ बिल्कुल भूल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारी चीजें हरफे आखिर होती हैं। चीज ये होती है, एक बड़ा खूबसूरत नाम है मुनाफिकत, और इसी तरह बड़ा खूबसूरत नाम है सियासत। सियासत के लिए मुनाफिकत लाजिमो मंजूम है और सियासत के लिए झूठ लाजिमो मलजूम है, जिसको हम खूबसूरत अल्फाज में कह सकते हैं कि सियासत के लिए कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, ना आपकी उसमें रिस्पेक्ट है, ना आपकी इज्जत है, ना आपकी कोई कमिटमेंट है। वक्त के साथ साथ आप डिप्लोमेटिकली, इसको बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज है इस काम के लिए, हमने अपनी प्लानिंग को चेंज करना होता है, हमने डॉज देनी होती है, उसके बाद अपने मफादात के जरिए
हकीकत ये है कि हमने पब्लिक के इंटरेस्ट में सारे काम करने होते हैं, लेकिन वो एक अलग सी बात है कि प्रैक्टिकली हम अपने मफाद में ये पार्टी जो है अपने मफादात में ऐसे कर रही हैं। लेकिन ये जो आपने चीज कही है, आप ये देखें कि पीडीएम को फर्स्ट टाइम टूटी है, इनके आपस में इख्तिलाफ के बाद को फर्स्ट टाइम आए। आप खुद पीडीआई के अंदर देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने हुए, आप खुद नून लीग के अंदर देखें कि किस तरीके से भतीजी में और चचा में इख्तिलाफात मौजूद हैं, इसके बावजूद ये सामने इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे चल रहे हैं। तो ये चीजें को हरफे आखिर नहीं होता। फॉर द टाइम बीइंग कुछ मफाद हासिल करने के, आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ जरदारी साहब ने नून लीग के साथ किया, बकौल नून लीग के, कि उनको धोखा दिया, एंड टाइम पे आके मुकर गए और उसके बाद सेनेटर इलेक्ट किया गया और सो एंड सो। इसके बाद फिर इन दोनों के आपस में टेलीफोनिक राब्ते हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भेजे गए थे पीडीएम की जानिब से, तो उसका अगर असर होना होता तो उस वक्त रिएक्शन आता, उस वक्त उसका फायदा होता कि वो माफी मांगते, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये नून लीग आके उनसे माफी मांगते कि हमसे गलती हो गई है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको कोई नुकसान नहीं था, कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि हाँ, हमें अपने स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कम बैक करना चाहिए, उन्होंने कम बैक कर लिया। तो मैं इस सारी सिचुएशन में हरफे आखिर कोई नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कोई नहीं है। तमाम आपने देखी है कि ऐसे लोग जो एक पार्टी के अंदर बैठ के दूसरे को गालियां देते हैं, उनके कच्चे उनकी बातें, उसके बाद वो उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। बेताशा नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, और उसके बाद वो उसी पार्टी में बैठ गए, उसके बाद वो दोबारा से उनके साथ हो जाते हैं, उनकी फेवर करना शुरू कर देते हैं, उस हुकूमत में बैठ गए, उनके गीत गाना शुरू कर देते हैं, उनकी कंपेन करना शुरू कर देते हैं। अब ठीक 5 साल के बाद इलेक्शन में जिस तरफ हवा चलेगी, जिसकी पार्टी के चांसेस ज्यादा होंगे, यही लोग उधर स्विच कर देंगे, फिर उनके गुण गाएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब की साहिबा की जो सिचुएशन है वो आपसे किसी ढकी छुपी नहीं है, फवाद चौधरी साहब की चुपी नहीं है, शाहमूद प्रेशर, नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस है। तो कोई हरफे आखिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी ने किसी को बुरा कह दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो उसने उसको अना का मसला बना लिया। और वो उसके बाद पॉलिटिशियन वही होता है जो सब्र करना जानता है, जो अपने ऊपर जबर करना जानता है, जो डिप्लोमेटिकली खेलना जानता है, वही कामयाब पॉलिटिशियन है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चल तो सियासत में आने की कोई जरूरत नहीं है, उसको वो मैनेज नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल आपसे भी है कि अगर पीपल्स पार्टी का कम बैक होता है तो जो पीडीएम के ऊपर इल्जामात लगाए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या वो भूल जाएंगे? देखिए, बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है ना, ये सियासत उतनी कोई उस तरह की सियासत नहीं है जिसमें कोई बना लेते लोग इज्जत का और मामले का मसला। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है हमेशा ही। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान बड़ी सख्त आपने देखा कि हमेशा ही रिश्त रही, आपस में बड़ा अपोज करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बड़ा बड़ा सख्त बोलते रहे। और खास तौर पे आप देखें कि पीपल्स पार्टी के जितने लीडर्स हैं उनके अंदर मेजोरिटी जो रेफरेंस हैं वो पीएमएलएन के दौर में बने थे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बने थे। तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ बरसे पिकार हमेशा रहे हैं। दोनों ही डिफरेंट, आप कह लें कि डायरेक्शन के लोग हैं, दोनों के नजरियात डिफरेंट हैं, दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। उनका वर्कर्स लेवल पे अगर देखें ना तो आपस में इनका कल्चर मैच नहीं करता। लेकिन क्योंकि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जब देखते हैं कि प्रॉब्लम सबके लिए आ रही है, और स्पेशली अकाउंटेबिलिटी के अगर प्रोसेस को कंप्लीट हो जाए, और आप देखें कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अगर वो प्रोसेस में ये डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो अपने को बचाने के लिए, लेकिन इस वक्त सियासत जो हो रही है, पाकिस्तान की सियासत तो हो नहीं रही। ये ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान की अवाम की सियासत ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ना पीएमएलएन कर रही है, ना जेआईएफ कर रही है। ये सारे सियासतकार अपनी इंडिविजुअल सियासत। जमीयत उलमा इस्लाम ये सियासत कर रहा है कि पहली बार जो मौलाना फजल रहमान है वो हुकूमत से बाहर है। वो देखे 10 साल रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उनको वफाकी वजीर के तमाम मराहत हासिल थी, स्टेटस हासिल था, दफ्तर हासिल था, गाड़ियाँ, रिहायश, सारा कुछ। अब वो भी आप 10 साल 12 साल बंदा जब एक सहूलतें लेता रहता है, वो जब उससे बाहर हो जाता है और उसके बाद जमीन पे आ जाता है, तो ऐसी सूरत में वो उसको हजम नहीं होता। और आपको याद है कि जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि जी आप हलफ ही ना लें, ठीक है ना, असेंबली में जाए ही ना, वो तो ये कहते थे। लेकिन उसके ऊपर आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नहीं हम हलफ लेंगे और हम इसका पार्लियामेंट का हिस्सा बन के जदोजहद करेंगे, और जो धांधलीबाजी का इल्जाम लगाते थे उस पर बात करेंगे। अब इस वक्त चूंकि मामला है कि इससे अगर ये आपस में इकट्ठे नहीं होते, इनको खासा अमकान नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर भी जो जीडीए बना हुआ है वो पीपल्स पार्टी में से लोग निकले हुए ना, जिसमें जुल्फकार शाह वगैरह जो है, वो सारे मिर्जा जुल्फकार वगैरह जो हैं, और उसकी जो बेगम है वो उन्हीं के, जो उनकी स्पीकर थी नेशनल असेंबली की, तो वो भी वहीं से निकले हुए सारे पीपल्स पार्टी से। और ऑलरेडी देखे ना वहाँ पे अच्छा, अब पीएमएलएन के अंदर ये सिचुएशन बन गई है कि जो उनके जो लीडरशिप है ना, टॉप लीडरशिप,
अगर अगले 5 साल का उनको इम्कान हो जाए कि हुकूमत में नहीं आते, तो मुझे पूरा यकीन है, मेरा एनालिसिस है ये, आप क्या लेके पॉलिटिकल एनालिसिस है, एक एनालिस्ट होने के और फेयर स्पीकिंग, ये बहुत सारे इनके लीडर वहां से निकल आए, बहुत सारे लीडरशिप तैयार बैठे। मैं क्या बता दूं मैं आपको, जो बड़े सबसे अव्वल के लीडर हैं PMLN के अंदर, उनमें से कई लीडर जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वेट एंड सी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर 2023 के इलेक्शन में PMLN वापस आती है तो ऐसी सूरत में वो उसके अंदर स्टे करेंगे, अदरवाइज वो रास्ते देखना शुरू कर देंगे। आपके सामने कोई निसार अली जो है उनका बयान आ गया, ठीक है, कोई निसार अली जो है उन्होंने अंदिया भी दे दिया कि वो PTI ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, आपने सिंध की बात की है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिलावल सिंध में तो कुछ ना कर सके और अब निकल पड़े हैं जनूबी पंजाब के दौरे पर, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो और इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में मसला ये है कि पंजाब जितनी आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शुरू में बनी थी भुट्टो के जमाने में, तो उसको ज्यादा लीड पंजाब से मिली और पंजाब ने ही उनको कामयाब किया था। सिंध में भी थे, जाहिर बात उनकी काफी मेजोरिटी थी, लेकिन पंजाब में उनको ज्यादा मेजोरिटी मिली थी जिस वजह से वो कामयाब हुए थे। तो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का आप कह लें कि वजूद है, इस वक्त बिल्कुल वाइप आउट हो गया तकरीबन। चंद एक सीटें आपने देखा सूबाई असेंबली कर, एक या 2 सीटें शायद, या 3-4 सीटें शायद, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। तो अब वो एक तरह से बिल्कुल साफ हो गए हैं। फैसलाबाद में बड़ी इनकी सीटें होती थी पीपल्स पार्टी की, वहां पे इनका कोई नहीं रहा, राजा रियाज वगैरह थे, वो भी उससे निकल के PTI में आ गए। तो पंजाब के अंदर उनको खासी मार पड़ी है और उसमें आपने देखा होगा कि ये अब क्या रहेगा किसी न किसी तरीके से। सिंध रूरल में एक्चुअल में ये है कि सिंध रूरल में तो ये किसी न किसी तरीके से सीटें ले जाएंगे, लेकिन इनको ज्यादा चैलेंज है हैदराबाद और कराची का, क्योंकि कराची में अभी PTI की पोजीशन भी जो है वो दरमियानी है इस वक्त हो गई, क्योंकि परफॉर्मेंस वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं हो सकी, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट उनकी नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको पता है ज्यादा महकमे इस वक्त जो 18वीं तरमीम में उसके तहत सूबाई गवर्नमेंटों के पास चले गए ना, तो बल्दियात का काम ज्यादातर होता है कि वहाँ पे जो आप कह लें डेवलपमेंट करनी है या जो भी कुछ रोड्स बनानी है या रोड मेंटेनेंस करनी है, ऐसे मामला करने हैं, या पुलिस का मामला है या महकमा माल का मामला है, पटवारियों के साथ रब्ता है। आम आवाम के काम क्या होते हैं? ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, थाने में काम पड़ गया, बिल्कुल किसी तहसीलदार के पास काम पड़ गया, तो इस तरह के मैटर्स है, वो सारे सूबाई मैटर्स है, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी जो है चूंकि गैप आ गया और इस वक्त उनको गैप नजर आ गया, PMLN जो है यानी पीपल्स पार्टी बड़ी सियानी चल रही है, मैं समझता हूँ। वो समझ रहे हैं कि अगर ये इनको सजा हो जाती है, से मियाँ शहबाज शरीफ को भी सजा अगर हो जाती है, हमजा शहबाज को भी सजा हो जाती है, तो फिर एक यहाँ पे एक पॉकेट बनती है, एक स्पेस मिलती है इनको पंजाब के अंदर कि अपने आप को ये रीवैम्प करें और वहाँ पे अगर अच्छी लीडरशिप ये ले आए ना ऊपर, जैसे कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे बंदे हैं, इस तरह के बंदे अगर ढूंढ लाएं तो ये कोई ना कोई मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पंजाब के अंदर। तो इस लिहाज से इनकी जो फोकस है पंजाब की तरफ से है। और इसी तरह आप देख लें कि ये बाकी जो इवन बलोचिस्तान के अंदर भी आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका अपना वोट बैंक बढ़े और वहाँ पे उनको थोड़ा सा पजीराई भी मिली। आपने देखा कि वो जनरल कादर जो है, जो PMLN के बड़े पुराने लीडर थे, वो छोड़ के पीपल्स पार्टी को आ गया, तो वहाँ पे उनको कामयाबी भी मिली है। इसी तरह जहरी जो है वो भी आ गया पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रोग्रेसिव अंदाज में पीपल्स पार्टी जा रही, कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब तक सिंध के अंदर चूंकि इनकी हुकूमत है, ये पूरी तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, वहाँ के अवाम हारी जो है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, मैं सिंध इंटीरियर में फिरा हूँ, तो उनके जो हालात है, अगर वो हालात बेहतर नहीं होंगे, उनकी इज्जत महफूज नहीं है, उनका जॉब नहीं मिलता, उनको रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, खाने के लिए उनके लिए कुछ नहीं है, तो जब तक वो इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो सिंध रूरल के अंदर भी इनका मैं कहता हूँ सफाया हो जाएगा। और मुझे यकीन है अगर ये हालात रहे, अगर इन्होंने इम्प्रूव ना किया तो अगले इलेक्शन में सिंध में इनकी सीटें कम हो जाएंगी। हो सकता है गवर्नमेंट बना ले, लेकिन सीटें इनका काफी कम होने का चांस है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा शाह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे भी यही है कि क्या जनूबी पंजाब से जो किए गए वादे थे बिलावल भुट्टो के, वो पूरे कर लेंगे बिलावल भुट्टो, या फिर ये भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सारा इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। बात यह है कि आपने कहा कि सिंध में बिलावल भुट्टो कुछ ना कर सके, देखिए सिंध में तो क्यों ना कर सके, उनकी अभी सिटिंग गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो सिंध हमेशा से उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है और अपने कर रहे हैं। हाँ, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, वो तो फिर वही बात है कि सियासी इदारे तो अपनी जगह पर होते ही हैं, सब ने कहना कमाना कुछ और होता है और होना प्रैक्टिकली कुछ और होता है। बात ये है कि इस आप नो डाउट कि पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा है और डिसाइडिंग फैक्टर होता है फेडरल में हुकूमत का।
अगर किसी की भी फेडरल में हुकूमत है तो उसके पंजाब में हुकूमत का होना लाजमी होता है या उसकी वहां पे अक्सरियती राय होना जरूरी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अब सिचुएशन ये है कि सिंध में जो भी स्टेटस चल रहा है, सिंध में एक उनकी गवर्नमेंट है, शुरू से गवर्नमेंट है, और यहाँ तक पहले पंजाब में उसकी बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी कंडीशन थी, लेकिन अब वो सिंध जो हुकूमत जो सिंध गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिंध की हद तक होकर रह गई है। तो अब डेफिनेटली उनको अगर अपना काम करना है, उनको इलेक्शन कैंपेन लड़नी है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक उनकी उनकी एक अच्छा डिसीजन है कि अब हमने वहीं पर कैंपेन करने के अलावा हमने बाहर निकलना है, बाहर जाके होमवर्क करना है। डॉक्टर साहब की बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है कि वो चूंकि व्हाइट वॉश हो चुका है उनका पंजाब के अंदर। अब लास्ट टाइम वो एक बड़ा जब इलेक्शन हुए तो बड़ा एक मजाक बना हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में टिकट्स गिराए जा रही हैं, बेचे फेंके जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और कोई शख्स मौजूद नहीं है कि उनके टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि एक बदनामी और बेइज्जती का बायस बन चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सिचुएशन वाकई ऐसी हो चुकी थी काफी हद तक, जिसकी वजह से पाकिस्तान पंजाब के अंदर व्हाइट वॉश हो गई थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, पॉजिटिव स्टेप है इलेक्शन कैंपेन की हद तक। बाकी जहां तक नारों हो रही है तो वो नारे तो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा हमेशा से रहे हैं। 3 महीने का कहा कि 3 साल हुकूमत कर ली जाती है, रोटी कपड़ा मकान का कहकर हमेशा हुकूमत करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद लाइनों में लग के लोगों को राशन और चीनी दी जाती है, कर्ज उतारो मुल्क और सवारों के नाम पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो इमोशनली टैकल करना ये तो पॉलिटिशियन का काम है। एक स्पीच जो कर रहा है वो स्पीकर का काम है कि इमोशनली अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो ये तो और खास ऐसी लीडरशिप की टॉप लीडरशिप में ही है बिलावल भुट्टो इस वक्त। तमाम जो हुकूमत से अपनी पार्टी की बागडोर है वो उनके उनके हाथ में है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ उनका चर्चा उनको इलेक्शन कैंपेन के तक कर और बड़ा अच्छा एक गोल्डन टाइम है इस वक्त इनके लिए, क्योंकि अब इस वक्त 3 साल गुजर चुके हैं। चूंकि पीटीआई से जो लोगों को उम्मीदें थी वो चूंकि खत्म हो चुकी हैं। नून लीग का भी रिसेंटली टीनियोर गुजरा है, उनसे भी उस तरीके से लोगों को खास उम्मीदें नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स उस एंगल से अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन की जाए तो कुछ ना कुछ चांस बन रहे हैं। अगर ये वाकई प्रैक्टिकली कुछ लेबर करके दिखा दे या कुछ ऐसे वादे करें या इमोशनली लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो गए तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो ये चाह रहे हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया सर। आगा साजिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर इम्तियाज जो कि सीनियर तज्जियाकार थे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। आपने हमारे तज्जियाकार का तज्जिया जरूर सुना होगा। इसी के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे एक नई टॉप स्टोरी के साथ। गदर रमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।